हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे न्यूटन लॉ के बारे में और न्यूटन के हम तीनों लॉज को समझेंगे और बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, क्योंकि अभी तक हमने उन लॉज को समझा है फार्मूले के तहत और एक थ्योरी के तहत, एक डिफिनेशन के तहत। लेकिन आज हम प्रैक्टिकली इसको समझेंगे कि आखिर जो न्यूटन के तीनों लॉज थे वो क्या थे, वो किस बारे में बात कर रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो न्यूटन का पहला लॉ था वो काफ़ी हद तक जो गैलीलियो गैलीली थे इन्होंने ही दे दिया था। कैसे दे दिया था? उन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक घोड़ा था, घोड़े के ऊपर एक गेंद ले लिया और क्या था, घोड़ा दौड़ रहा था, उन्होंने घोड़े के ऊपर से गेंद छोड़ा तो जहां पे गेंद गिरी वो कहां पे गिरी, जहां तक घोड़ा पहुंचा था। मतलब कि घोड़े के ऊपर से उन्होंने गेंद को छोड़ा, जहां गेंद गिरती है वहां पे घोड़ा दौड़ रहा होता है। यानी कि उसे गिरना पीछे चाहिए था घोड़े के, लेकिन फिर भी वो घोड़े के पास गिरता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि जब बॉल घोड़े के ऊपर होता है तो जो घोड़े की गति होती है वो उस बॉल की गति में होती है। मतलब कि बॉल भी गतिमान था, घोड़ा भी गतिमान था। इसीलिए जब उसे छोड़ा गया तो वो जो उसकी गति थी वो उसको आगे लेके जाती है, जिसकी वजह से वो बॉल घोड़े के पास पहुंच जाता है। इसीलिए न्यूटन को काफ़ी ज़्यादा आसानी हुई कि वो अपना पहला लॉ ला पाए और उसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपने लॉ के दूसरे लॉ को खोजा और फिर तीसरे लॉ को खोजा। तो आइए जानते हैं आखिर ये लॉ क्या है, इनको हम समझेंगे और थोड़ा सा इसका फार्मूला स्ट्रक्चर भी हम समझेंगे। तो इसको दोस्तों हम शुरू करते हैं कहाँ से, एक टेबल से। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, एक टेबल रखा हुआ है और टेबल के ऊपर एक सेब है। अब मान लीजिए ये सेब जो है ये कहाँ पे है, ये स्पेस में है जहाँ पे ग्रेविटी नहीं है। मैं बात कर रहा हूं, ये जो टेबल है, ये सेब है, ये हमारी धरती पे नहीं है। हमने क्या किया कि इसके स्पेस में लेके गए जहां पे क्या थी, ग्रेविटी जीरो था, जो खिंचाव है धरती का वो जीरो था। मतलब वहां पे कोई फोर्स नहीं था, सन्नाटा था, शांति था। अब फिर क्या यहां पे क्या होता है कि यहां पे एक आता है इंसान जिसका नाम होता है ललुआ डॉन, ठीक है। अब ये जो डॉन होता है ये क्या करता है, इसके पास आता है और क्या करता है कि इस टेबल को बहुत ही तेजी से खींचता है, जूम से करके खींचता है। जब ये क्या करेगा, इस टेबल को खींचेगा तो क्या होगा, यहां पे दोस्तों ये सेब न तो नीचे गिरेगा, न तो ऊपर जाएगा, न तो बगल में जाएगा, न तो यहां पे जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये टेबल इतनी तेजी से खींचा गया तो ये क्या होगा, ये अपने स्थान पे बना रहेगा। क्यों बना रहेगा? अब आप देखेंगे ये जो सेब है ये ऐसे का ऐसे यहां पे बना हुआ है। सॉरी, सेब थोड़ा आम में बदल गया। तो ये क्यों बना हुआ है? क्योंकि यहां पे क्या है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। क्या है आप समझिए कि स्पेस में अगर आप टेबल रखा हुआ है, टेबल के ऊपर सेब रखा हुआ है, हमने टेबल को बहुत तेजी से झक से खींचा तो आप देखेंगे ये सेब है वहीं का वहीं रहेगा। जैसे समझिए कि मैं क्या हूं कि एक यहां पे एक, जैसे मान लीजिए कि यहां पे कोई बेड हो, मैं बेड पे खड़ा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, कोई और कहां पे मैं पढ़ा रहा हूं, स्पेस में पढ़ा रहा हूं जहां पे ग्रेविटी नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। कोई इसे तेजी से खींच ले तो मैं ऐसे का ऐसा ही रहूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे पीछे कुछ नहीं है। ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि ये यहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। और इसी को न्यूटन ने क्या कहा, इनर्शिया कहा। क्या कहा? जड़त्व तो कहा कि कोई भी चीज जो अपनी स्टेट में है, जो अपनी अवस्था में है, वो उसी में बना रहना चाहेगा। जैसे कोई इंसान है, वो सोया है सुबह के वक्त, ठीक है, और बहुत आलसी है तो उठ ही नहीं पा रहा है, भैया पड़े रहने दो, यहीं पे रहने दो। तो वो क्या है, उसका इनर्शियल स्टेट है। इनर्शिया मतलब इनर्शियल मतलब जो पहले की स्टेट है। इनर्शियल मतलब क्या होता है, पहला, जो पहले की स्टेट है वो उसी में बना रहेगा। इसी से इसका नाम निकल गया इनर्शिया। तो यहां पे अगर आप देखेंगे ये जो सेब है ये किस फॉर्म में है, ये इनर्शिया के फॉर्म में है, आलस के फॉर्म में है, अपने पहले की स्टेट में है और ये इसी में बना रहेगा, ठीक है, ये इसी में बना रहेगा। अब यहां पे दोस्तों इसी टेबल को मैं क्या करूं, इसके सेब रखा हुआ है, इन दोनों को मैं से आगे तेजी से बढ़ा दूं। जैसे हमारा जो प्लेनेट है, आप देखेंगे प्लेनेट जो एस्टेरॉयड होते हैं ये आप देखेंगे हमेशा चलते रहते हैं। क्यों चलते रहते हैं भैया? जो एस्टेरॉयड होते हैं स्पेस में क्यों चलते रहते हैं? क्योंकि इसके अंदर भी क्या है, मोशन है, ठीक है। तो न्यूटन ने यही कहा कि जो चीज रुकी है वह रुकी रहेगी, जो चीज चल रही है वो चलती रहेगी। मतलब जो चीज जिस स्टेट में है वह उसी स्टेट में रहेगी जब तक उस पे बाहरी फोर्स न लगा जाए। मतलब अब बाहरी फोर्स ये क्या है, तो मतलब कि यहां पे देखिए ग्रेविटी जीरो है, तो क्या था, हमने टेबल को हटाया, आम सेब यहीं पे था। अब इसको हम लेके जाते हैं धरती के पास। हम लेके गए, टेबल को उठाया हमने, मैंने कहा यार यहाँ ठंडी बहुत है स्पेस में, इसको डिनर के लिए चलते हैं धरती के पास। तो हम लेके गए धरती पे और धरती के पास हमने यहाँ पे रखा। अब यह सेब यहीं पे था,
तो हमें लगा कि यार ये सेब भी, हम टेबल को हटाएंगे ऐसे झटके से, ये सेब क्या होगा, ऐसे खड़ा रहेगा। लेकिन हमने झटके से जब खींचा तो यहां पे जो सेब था जूं से नीचे की तरफ चला गया, स्पेस में नहीं गया लेकिन यहां पे नीचे की तरफ गया, क्योंकि यहां पे जो धरती का फोर्स था इस बॉल को खींच रहा था। मतलब कि इसका स्टेट तभी चेंज होगा जब बाहरी फोर्स लगेगा। तो यहां पे आप देख रहे हैं अर्थ का बाहरी फोर्स इस पे लग रहा है तो सेब नीचे जा रहा है, ठीक है। अब यहां पे आप देखेंगे जब ये टेबल स्पेस में उड़ रहा था तब क्या था, जो एस्टेरॉयड से उड़ रहे थे तब क्या था कि वो मोशन की गति में थे, और वो तभी रुकेंगे जब क्या होगा, उसको कोई चीज रोकेगी, उसको कोई ग्रेविटी रोकेगी या कोई ऑब्जेक्ट उसको रोकेगा, तभी रुकेगा वो। और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर एक बाहरी फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से वो रुक पा रहा है। तो यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ था, यही न्यूटन का लॉ ऑफ इनर्शिया था, जिसमें न्यूटन ये बताते हैं कि कोई चीज जो है अपने अवस्था में बनी रहनी चाहती है। अपने, जैसे कोई इंसान सो रहा है तो चाहेगा मैं सोता रहूं, कोई इंसान जिम कर रहा है उसको पागल बने तो चाहेगा मैं जिम करता रहूं। स्टेट यही क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। कि कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रही है तो चलना ही चाहेगी, वो चलती रहेगी, और जो चीज रुकी है वो चाहेगी वो रुकी ही रहे जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स न लगाया जाए, ठीक है। तो मीन हम ये कह सकते हैं कि हर एक जो चीज है या तो चलती है या तो रुकती रहती है जब तक उसके हम पर फोर्स नहीं लगाए। और यही क्या था, न्यूटन का फर्स्ट लॉ था। अब दोस्तों ये तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ हो गया, ये तो हमने समझ लिया। अब यहां पे देखा जाए, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था गैलीलियो ने इनकी काफी ज्यादा हेल्प की थी, क्योंकि गैलीलियो क्या थे, मैथमेटिकली ये प्रूफ नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्होंने लगभग बता दिया था कोई फोर्स है, मतलब उनको एक आइडिया हो गया था कि कोई फोर्स है जो खींच रही है, ठीक है, कुछ ऐसा है जो गति में इसका कोई कनेक्शन है। जैसे उन्होंने घोड़े के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, घोड़े के ऊपर से बॉल को छोड़ा था तो बॉल घोड़े के साथ साथ तक जा रही थी, ठीक है। तो ये चीज उनको आइडिया था, तो उसी चीज को इन्होंने क्या किया, बहुत ही न्यूटन ने बहुत ही सिंप्लीफाई किया, बहुत ही ज्यादा उसको क्या किया, आसान बनाया, ताकि क्या हो, इसका यूज हो सके। अब न्यूटन क्या करते हैं, इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। न्यूटन यहां तक समझ गए थे कि हर एक चीज जो होती है वो किस में होती है, इनर्शिया के फॉर्म में होती है। अब लेकिन न्यूटन ने ये सोचा यार कि यार ये जब हम इस टेबल को जब हम हटाते हैं तब क्या होगा, तो इस बॉल, इस सेब के ऊपर फोर्स लगेगा। जब ये कहां पे होगी, धरती में होगी, तब ये क्या होगा, एक फोर्स लगेगा, ठीक है। वो फोर्स क्या होगा, इन्होंने देखा कि जो सेब है, जब इन्होंने सेब को देखा, एक घड़ी लिया, यहां पे घड़ी लिया और घड़ी से वॉच करने लगे, तो इन्होंने देखा कि जो सेब है, जो कोई ऑब्जेक्ट है जो धरती की तरफ गिर रही है, तो पहले इसकी स्पीड क्या थी, 0 थी। फिर क्या था, कुछ एक सेकंड बाद इसकी जो स्पीड थी 9.8 मीटर पर सेकंड हो गई। फिर उन्होंने देखा कि इसकी जो स्पीड थी वो कितनी हो गई, कितना हो जाएगा ये, लगभग अगर इसको कर दें लगभग ये हो जाएगा 90.6 के आसपास ये हो जाएगा, ठीक है, मीटर पर सेकंड हो गई। फिर उन्होंने देखा कि इसकी डबल होती जा रही थी, हर बार क्या हो रहा था दोस्तों, इसमें जुड़ता जा रहा था, इसमें फिर 9.8 मीटर जुड़ गया, फिर 9.8 मीटर जुड़ गया। तो इन्होंने देखा कि जब घड़ी से देख रहे थे कि जब ये सेब धरती की तरफ गिर रहा था तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा था, ठीक है। जो फोर्स लग रहा था किस पे लग रहा था, यहाँ पे मास पे लग रहा था, इसके ऊपर क्या लग रहा था, एक फोर्स लग रहा था। और फोर्स किसके ऊपर लग रहा था, मास के ऊपर लग रहा था, ये इन्होंने देखा। और इन्होंने देखा कि जो ये गिर रहा है हर एक सेकंड में इसकी जो स्पीड है वो कितना बढ़ रही थी, 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ रही थी। तो इन्होंने बोला कि जो ये स्पीड का बढ़ना था, ठीक है, जो ये स्पीड का बढ़ना था, इसी को न्यूटन ने क्या बोला कि ये क्या है, त्वरण है, ये क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। जैसे कि डिस्टेंस अगर कवर अप करते हैं तो क्या होता है, स्पीड अपन टाइम, मतलब डिस्टेंस अपन टाइम हो जाता है, वैसे स्पीड टाइम के साथ जब बढ़ रही हो तो इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। इन्होंने देखा कि जो धरती पे जो पार्टिकल गिर रहा है, ऑब्जेक्ट गिर रहा है, हर एक सेकंड में क्या हो रहा है, 9.8 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड बढ़ रही है। मतलब इतनी जो स्पीड है वो जुड़ती जा रही है उसकी स्पीड में। जैसे आप दौड़ रहे हैं, थोड़ा सा कम है, फिर ज़्यादा है, फिर आपकी स्पीड और ज़्यादा हो गई, और ज़्यादा हो गई, और ज़्यादा हो गई। तो यही न्यूटन ने बताया कि क्या हो रहा है कि जो ऑब्जेक्ट धरती की तरफ गिर रहा है, यहाँ पे ये किसकी वजह से हो रहा है, एक्सेलरेशन की वजह से हो रहा है। यहाँ पे इसको इन्होंने नाम दिया जी। जी क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के आसपास ही है, ठीक है। तो यही इन्होंने बताया कि जो ऑब्जेक्ट है ये क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, यही फोर्स है। अब इस एक्सेलरेशन में एक जानने लायक चीज थी, यहां पे मास, हम चाहे यहां पे हम सेब रखें, चाहे तरबूजा रखें, चाहे खरबूजा रखें, ठीक है, चाहे हम घोड़ा रखें, चाहे कोई भी चीज रखें, हर एक ऑब्जेक्ट जो था वो क्या हो रहा था कि उसी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा था। पहले के लोग ये मानते थे, वैज्ञानिक ये मानते थे कि हम अगर अभी भी, जैसे जो अभी छोटा सा बच्चा अगर है तो जो नहीं पढ़ रहा है
तो उसको एक मेंटली ये फील होता है कि बड़ा ऑब्जेक्ट होगा तेजी से गिरेगा, छोटा ऑब्जेक्ट होगा धीरे धीरे गिरेगा, ऐसा फील होता है। लेकिन इसमें क्या था आप देखेंगे कि चाहे मास कुछ भी हो, जी का मान हमेशा एक ही लगाया जाता है। मतलब कि यहां पे मास कुछ भी हो, इसके जो गिरने की स्पीड है वो सबकी बराबर है। मतलब वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही एक्सेलरेट होगा, यही सबकी थी। कि मतलब जो चाहे ऑब्जेक्ट बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे इससे छोटा हो, चाहे आप एक बाल ले लीजिए, ये सारी चीजें गिरेंगी एक स्पीड से गिरेंगी। ये भी गैलीलियो ने क्या किया था, इसको भी गैलीलियो ने क्या किया था, वैक्यूम के अंदर एक चिड़िया का बाल लिया था और एक बहुत बड़ा पत्थर लिया था, उसको गिरा के देखा था। यहां तक कि जो इस मीनार थी, जहां उनके पास जो वहां पे मीनार थी, वो उसके ऊपर जाते हैं, एक केला लेते हैं और एक बड़ा सा सेब लेते हैं, दोनों को बांधते हैं, पाइनएप्पल लेते हैं, केला लेते हैं, दोनों को साथ में बांधते हैं और वहां से छोड़ते हैं। तो वो देखते हैं कि केला टूटता नहीं है, क्योंकि अगर पाइनएप्पल का वजन ज्यादा होता तो बहुत तेजी से नीचे गिरता तो केला ऊपर रह जाता और दोनों टूट के अलग हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो दोनों के ऊपर गति एक्सेलरेशन काम कर रहा था, सेम स्पीड से काम कर रहा था, इसी वजह से जो पाइनएप्पल केला धागों से अलग नहीं हुए। तो यहां पे भी वही चीज थी। आप देखेंगे कि ये सारे जो ऑब्जेक्ट हैं एक ही एक्सेलरेशन से नीचे जा रहे हैं। इसका मतलब ये था कि अगर जैसे ये ऑब्जेक्ट है, आप देखेंगे कि हर जैसे एटम से बना हुआ है ये, ठीक है, तो हर एक एटम पे, ठीक है, ये क्या होता है, एक्सेलरेशन काम करता है 9.8। मतलब जो एक्सेलरेशन है हर एक एटम पे ये लगातार काम करता है, उसको नीचे की तरफ भेजता है। यही क्या था, न्यूटन का सेकेंड लॉ था। चलिए अब हमने न्यूटन का सेकेंड लॉ को भी समझ लिया इस टेबल के द्वारा। अब इस टेबल से समझेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ को। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था दोस्तों, वो क्या था, इक्वल एक्शन अपोजिट रिएक्शन। यहां पे अगर आप देखेंगे, अगर मैं इस बॉल को लूं, इस बॉल को मैं क्या करता हूं, एक पानी के ट्यूब में डाल दूं, पानी का ट्यूब मतलब एक बाल्टी के अंदर डालूं जहां पे पानी है, तो आप देखेंगे वो इसमें नीचे गिर जाता है, ठीक है। लेकिन इसी बॉल को मैं टेबल पे रखा हूं, तो ये बॉल टेबल के नीचे क्यों नहीं जा रहा है, सोचने की बात है। देखिए यहां पे मैं एक ले लेता हूं बाल्टी, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अब इस बॉल को इसमें इसके अंदर डालूंगा तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा, तो इस बॉल को भी तो नीचे की तरफ जाना चाहिए, इस ऑब्जेक्ट को तोड़ते हुए नीचे जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो बॉल है इसके नीचे नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है, ये क्यों इस पे टिकी हुई है, क्योंकि यहां पे आप देखेंगे कि नीचे की तरफ जब फोर्स लगता है तब ये क्या करता है, उसके अपोजिट ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, ठीक है। जैसे यहां पे आप देखेंगे, जैसा कि मैंने बताया था कि F इक्वल टू क्या होता है, mg होता है। यही मैंने बताया था भाई, इसका जो मास है ये mg फोर्स लग रहा है। लेकिन जब ये इसके ऊपर लग रहा है तो ये टेबल क्या कर रहा है, इसके ऊपर भी एक फोर्स लगा रहा है, उल्टा फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से यहां एक फोर्स क्रिएट हो रहा है -mg। अब ये फोर्स क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से ये टेबल यहाँ, ये सेब इसके ऊपर रुक पाता है। अगर सोचिए ऐसी कंडीशन हो कि ये इसके अपोजिट फोर्स पैदा ना होता, तब तो ये सेब क्या करता, इसको छेद करते हुए इस टेबल को पार कर जाता। हम जमीन पे खड़े हैं, अगर क्या होता कि जितना फोर्स ग्रेविटी हमें खींच रही है और उसके अपोजिट क्या हो रहा है, फोर्स नहीं लगता, मतलब रिएक्शन में फोर्स बराबर नहीं लगता, तो हम जमीन को छेद करते हुए जमीन के अंदर चले जाते, डूब के मर जाते, जैसा पानी के साथ होता है। लेकिन जमीन पे ऐसा नहीं हो रहा था, और यही न्यूटन का थर्ड लॉ था कि जितना किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाएंगे वो ऑब्जेक्ट भी हमारे ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगी। अगर ये ऐसा नहीं होता, समझने की बात है, तो हम जमीन के अंदर घुस जाते छेद करके। जैसा एक बॉल पानी के ऊपर जब रखा जाता है तो बॉल पानी के अंदर घुस जाता है। हवा में आप बॉल रखेंगे, हवा भी तो मॉलिक्यूल्स है, हवा में बॉल रखेंगे, लेकिन ये जो पेन है देखेंगे हवा को चीरते हुए नीचे जा रहा है। लेकिन एक इंसान जो है, अगर हम जमीन पे खड़े हुए हैं तब क्या होगा, जो जमीन है हम नीचे जाना चाह रहे हैं, लेकिन जमीन भी उतने बराबर का फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से हम इस जमीन पे खड़े हो पाते हैं। तो ये जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, जितना फोर्स हम धरती पे अपने पैरों से नीचे लगा रहे हैं, धरती भी उतना ही फोर्स हमारे ऊपर लगा रही है, जिसकी वजह से हम खड़े हो पा रहे हैं। वरना हम इस धरती पे खड़े नहीं हो पाते, इस धरती के अंदर डूब जाते या इस जमीन में धंसते जाते। तो यही न्यूटन का थर्ड लॉ था कि जितना फोर्स ये जो सेब है टेबल के ऊपर लगा रहा है, टेबल को दबा रहा है, ये टेबल भी क्या कर रही है, उतना फोर्स इसके ऊपर लगा रही है। यही न्यूटन का थर्ड लॉ था, ठीक है। और इस तरीके से जो न्यूटन का तीनों लॉ था वो पूरा हो जाता है। न्यूटन ने यहाँ पे क्या किया था, पहले लॉ को लिया, यहाँ पे जो पहला लॉ था उन्होंने क्या किया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो आलस में है, इनर्शिया में है, वो उसमें ही रहेगी, और कोई ऑब्जेक्ट जो क्या है, मतलब मोशन में है, स्पीड में है, तो उसमें ही रहेगी जब तक उस पर भारी फोर्स ना लगाया जाए। मैंने टेबल का एग्जांपल लिया, स्पेस में लेके गया, वहां से भी धरती पे लेके आया, दोनों कंडीशन में सेब की अलग अलग सिचुएशन पैदा हुई।
क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था। दूसरा क्या था कि एक्सेलरेशन, जो फोर्स होता है वो मास के एक्सेलरेशन पे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि अलग अलग चाहे ऑब्जेक्ट कुछ भी हो, उसका एक्सेलरेशन हमेशा सेम ही रहेगा। अब वहाँ पे जो तीसरा नियम था वो क्या था, किसके बारे में था, वो F = ma के बारे में था कि जितना फोर्स हम नीचे लगाएंगे उसका अपोजिट फोर्स ऊपर लगता है, और उसी की वजह से ये जो सारे ऑब्जेक्ट हैं ये टिके हुए हैं। रॉकेट साइंस भी अगर आप देखेंगे, यहाँ पे अगर हम रॉकेट को भी ले लें, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ गुब्बारा ले लेते हैं, एक गुब्बारा ले लीजिए आप यहाँ पे बड़ा सा, इसमें हवा भरिए, ठीक है। हवा भरेंगे, इसको फिर अचानक से जब खोलेंगे तो ये क्या, गुब्बारा ऊपर जाएगा और ये नीचे की तरफ है, क्योंकि यहाँ पे जो हवा नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे की तरफ जाने की वजह से जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा, जिसकी वजह से ये गुब्बारा ऊपर जाता है और ये जो हवा है नीचे आता है। इसी न्यूटन के थर्ड लॉ पे रॉकेट का भी नियम काम करता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे रॉकेट के अंदर क्या है, यहाँ पे पूरा फ्यूल भरा हुआ होता है। जब ये बर्न होता है तब ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा फायर नीचे करता है, तो नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो इसका मतलब इसके अपोजिट में जो न्यूटन का थर्ड लॉ था, अगर ये नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा तो इसके ऊपर भी फोर्स पैदा होगा, जिसकी वजह से यहाँ फोर्स नीचे की तरफ पैदा हो रहा है। किसकी वजह से, रॉकेट जब बर्न हो रहा है नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि इसके अपोजिट में एक फोर्स पैदा हो रहा है, जिसे न्यूटन का थर्ड लॉ फोर्स भी कहते हैं। तो जो न्यूटन का थर्ड लॉ फोर्स है ये कहाँ पे काम आता है, रॉकेट में, इंजीनियरिंग में, ये हर जगह काम आता है। हमारा जो जीवन व्यवस्थित है, धरती पे जो जीवन व्यवस्थित है, इन्हीं लॉ की वजह से है। अब दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इसके पहले फार्मूला को भी समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने mg को समझा, ठीक है। अब इसके एक फार्मूला को भी समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। हम यही जानते हैं कि जैसे कि 1 सेकंड में क्या हो रहा है कि लगातार स्पीड बढ़ रही है, वही क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये जो शेप था पहले क्या था, v1 स्पीड में था। v1 स्पीड चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे कुछ भी हो, पहले जो इसका इनर्शियल स्पीड था वो किस बारे में था, इसका जो इनर्शियल स्पीड था वो किस बारे में था कि जो पहला था उसको हमने क्या मान लिया, आई मान लिया, ठीक है। कि ये क्या था, इनर्शिया, मतलब पहले का था, जब ये आलस में था, एकदम रुका हुआ था, सो रहा था। अब अचानक से क्या होता है, अचानक से टेबल को हटा लिया जाता है। जब टेबल को हटा लिया जाएगा तब क्या होगा कि मान लीजिए कि ये यहाँ पे जाके जमीन पे गिर गया, तो जमीन पे गिरने पे कितना टाइम लगा, टाइम लगा t। और ये जब जमीन पे गिरने से पहले इसकी स्पीड कितनी थी, वो कितनी थी, फाइनल स्पीड थी। मतलब कि मान लीजिए कि 10-15 किलोमीटर पर सेकंड, ज़्यादा हो, तगड़ा हो, कुछ भी हो, लेकिन वो फाइनल स्पीड थी। मतलब कि जब हमने टेबल हटाया तब क्या था, स्पीड 0 था या कुछ और था, इसको हमने bi मान लिया। जब ये यहाँ पे पहुंचा तब इसकी स्पीड क्या हो गई थी, यहाँ पे bf हो गया था। कितने टाइम में हुआ, टाइम t में हुआ, क्योंकि हम घड़ी लेके बैठे थे, हमने घड़ी से देखा, अच्छा यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, t टाइम लगा। तो मतलब अब क्या हो रहा है, देखेंगे कि t टाइम में क्या हुआ कि v1 से होकर v तक आया, इसके क्या स्पीड में क्या हुआ, चेंज हुआ। जैसा कि मैंने बताया था, स्पीड के चेंज में क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो चेंज क्या था स्पीड में, f जो फाइनल स्पीड था और क्या था, इनिशियल स्पीड, ठीक है। यहां पे हमने लिया और कितना टाइम लगा, टाइम t लगा। तो यहां आप देखेंगे कि जो स्पीड था उसमें कितना टाइम लगा था, t टाइम लगा था, तब जाके एक्सेलरेशन मिला था। हमने इस t को क्या किया, यहां पे भेज दिया, तो यहां पे क्या मिल गया आपको, at = vf - vi। तो देखेंगे ये फार्मूला यहीं से बना था कि जो फाइनल स्पीड से, जो पहले की स्पीड थी, फाइनल स्पीड, उनके बीच में जो अंतर था उसको हमने टाइम से भाग दिया, तो हमें क्या मिला, एक्सेलरेशन मिला। और हमने t का उधर भाग दे दिया तो हमें क्या मिल गया, at मिल गया। अब अगर धरती की बात करें कि अगर ये सिर्फ धरती पे गिर रहा है, तो आपको पता है जो एक्सेलरेशन का मान होगा किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए वो क्या होगा, g होगा। तो ये धरती के लिए क्या हो जाएगा, gt = vf - vi। सॉरी, थोड़ा सा इसमें फिजिक्स मैंने लगा दिया, मैंने सोचा थोड़ा सा, क्योंकि अब ऐसे जो लेक्चर आएंगे वो सीरीज में आएंगे और प्योर फिजिक्स के ही रहेंगे। शुरू में उसको हम कहानी की तरह लेके चलेंगे और आगे क्या होगा, वो प्योर फिजिक्स में ये बदल जाएंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो फार्मूला था ये इसी कंडीशन से निकल के आया। अब आप देखेंगे इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं इसी फार्मूला को मैं स्पेस में लगाऊं, स्पेस में मैं इसी फार्मूला को लगाता हूं। मान लीजिए कि क्या है, एक्सेलरेशन इसका कुछ होगा, v1 कितना था, 0 है, क्या था, 0 यहाँ पे, ठीक है। v1 कितना था, 0 था। मैंने टेबल हटा दिया झटके से, मुझे लगा सेब क्या होगा, नीचे गिरेगा, लेकिन सेब तो नीचे गिरा ही नहीं। तो v फाइनल कितना है, वो भी कितना है, 0 है। यहाँ पे आप देखेंगे जो v फाइनल है वो भी कितना, 0 है, ठीक है। यहाँ पे अगर t से हम भाग दें,
ठीक है, टी से हमने भाग भी दे दिया, जो टाइम लगा ठीक है वो भी लगभग 0 था, तो ये कहाँ आ गया, ये इक्वल टू आपको 0 मिला, क्योंकि एस्केलेशन हुआ ही नहीं, ये हमने स्पेस में लगा के देखा। इसी फार्मूला को आप जब धरती पे लगाएंगे तो आप देखेंगे आपको इस नजर से ये फार्मूला मिलेगा। तो मीन अगर हमने सिचुएशन को समझ लिया तो सारे फार्मूलाज हम खुद बना लेंगे। आपने देखा ये फार्मूलाज कैसे निकल के आए, इसी से निकल के आए। ये चाहे अब इसी को हमें धरती पे भी लगा सकते हैं, जमीन पे भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। हमें हर एक चीज के लिए ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, हमने इसको ऐसे ही समझ लिया। तो दोस्तों ये कैसा लेक्चर लगा हमें जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं, और लोगों को जरूर शेयर करें। जो बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता, बस रट लेते हैं, उनको पता ही नहीं होता है, इसको जरूर उन्हें शेयर करें ताकि ये समझ पाएं कि कैसे न्यूटन लॉ इतना ज़्यादा हेल्प करता है, कैसे हमें धरती पे खड़े होने में हेल्प करता है, कैसे हम धरती में डूब नहीं पाते हैं, जैसे पानी में डूब जाते हैं। और इसको लाइक भी जरूर करें। और जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था, हमारा एक फ्लो का कोर्स है, आप 2-3 साल से तैयारी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपका एग्जाम नहीं निकलता है, आपको हर कोई मोटिवेट करता है, इसके बावजूद भी आपका एग्जाम नहीं निकलता है, क्योंकि रिसर्चर ने पाया है कि अगर आपको टॉप परफॉर्मेंस देना है तब आपको फ्लो की स्टेट में जाके पढ़ाई करना होगा। और इसीलिए हम ये कोर्स इंडिया में लाए हैं महज 299 में, जब आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।